हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता मीना, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपके सामने राज्य संबंधी गांधी जी के विचारों पर यह व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में क्या योगदान है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ राज्य संबंधी उनके दृष्टिकोणों से परिचित करवाऊंगी। गांधी जी राज्य के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं? क्या समझते हैं आप? गांधी जी राज्य को शोषण का यंत्र समझते हैं। गांधी जी राज्य को हिंसावादी समझते हैं। गांधी जी समझते हैं कि राज्य व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, व्यक्ति को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के मार्ग में बाधक है, व्यक्ति को नैतिकता से जीवन जीने के मार्ग में बाधक है। यानी कुल मिलाकर हम क्या कहेंगे कि राज्य के बारे में गांधी जी के जो विचार हैं वो नकारात्मक है, या ये कहें कि अराजकतावादियों जैसे हैं। जिस तरह से अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यानी अनावश्यक भी है और बुराई भी है, आवश्यकता ही नहीं राज्य की। अगर व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना है, किसी वर्ग भेदभाव के बिना जीना है, तो राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। ये अराजकतावादियों के विचार हैं। न सिर्फ अराजकतावाद बल्कि गांधी जी के दृष्टिकोण को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि विश्व की विभिन्न जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो राज्य के बारे में क्या कहती हैं। जब हम प्लेटो अरस्तु से लेकर आज तक के समय के भिन्न भिन्न चिंतकों विचारकों की अगर बात करें तो सभी विचारधाराओं को हम 5 भागों में बांट सकते हैं जो आपके सामने है। पहले नंबर पर आदर्शवाद। आदर्शवाद राज्य के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि राज्य के बारे में जो भी ये विचारधाराएं हैं, राज्य के प्रकृति के बारे में वो क्या बताती, सब विचारधाराओं का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंध क्या होने चाहिए। राज्य श्रेष्ठ है कि व्यक्ति श्रेष्ठ है, राज्य साध्य है कि व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है कि व्यक्ति साधन है। यानी कहने की बात है कि दोनों में से किसको श्रेष्ठ माना जाए और दोनों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, ये सब ये राजनीतिक विचारधाराएं बताती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं आदर्शवाद की। आदर्शवाद क्या कहता है? जैसा कि जो नामकरण है आदर्शवाद, यानी ये राज्य के बारे में क्या कहता है? आदर्शवाद कहता है कि राज्य आदर्श है, राज्य में कोई बुराई है ही नहीं। जिस तरह से हम किसी भी व्यक्तित्व या किसी भी जो भी आपके लिए आइडियल होता है, हम ये समझते हैं कि उसमें कोई बुराई है ही नहीं। तो राज्य के बारे में आदर्शवाद की यही सोच है। इसलिए वो मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। हम साक्षात ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन राज्य शक्ति के रूप में इस पृथ्वी पर हम ईश्वर को देख सकते हैं। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पित होने के बराबर ही है राज्य के प्रति समर्पित होना। कहने की बात यह है कि राज्य के प्रति हमें आज्ञापालक नागरिक बनना चाहिए, या ये कहें कि राज्य के कानूनों को अक्षरशः पालन हमें करना चाहिए। अब इस तरह के दृष्टिकोण अगर राज्य के बारे में है तो डेफिनेटली ऐसा राज्य क्या होगा, कैसा होगा? वो निरंकुश होगा, वो सर्वसत्तावादी होगा, उस पर किसी का नियंत्रण होगा, किसी का भी नियंत्रण नहीं होगा, वो नियंत्रणहीन होगा। तो इस आधार पर कह सकते हैं जितने भी तानाशाही प्रकृति के राज्य हैं या सर्वोच्च शक्ति, केंद्रीकृत शक्ति अपने हाथ में रखने वाले जो राज्य हैं, वो सब आदर्शवादी सिद्धांत को लेकर चलते हैं। दूसरी जो विचारधारा है उसको अपन कहेंगे व्यक्तिवाद। आदर्शवाद के जस्ट उलट है व्यक्तिवाद। आदर्शवाद राज्य को महत्व देता है, व्यक्तिवाद किसको महत्व दे रहा है? व्यक्ति को। व्यक्तिवाद कहता है कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में बाधक है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता अगर राज्य शक्तिशाली होगा। इसलिए राज्य से अपेक्षा है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए। व्यक्तिवादियों ने नारा दिया, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, या उन्होंने एक और नारा दिया कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। हाँ, उन्होंने माना कि राज्य आवश्यक तो है लेकिन एक बुराई के रूप में।
इसलिए राज्य से ये अपेक्षा है कि वो व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करें, जिसको कहते हैं लेसेस फेयर का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्वयं विवेकी है, समझदार है, उसे राज्य के परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए राज्य को उसके मामलों में दखल कम से कम देना चाहिए, या कहें कि अति आवश्यक कार्य ही उसको करने चाहिए। ये अति आवश्यक कार्य क्या है? ये है विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना और आंतरिक जो शत्रु हैं, आंतरिक जो अपराधी हैं, उनसे व्यक्ति को बचाना। इसी तरह से तीसरा जो सिद्धांत है या तीसरी जो राजनीतिक विचारधारा है वो है उदारवाद। उदारवाद जो व्यक्तिवाद के थोड़ा आगे की विचारधारा है। व्यक्तिवाद राज्य से अपेक्षा करता है कि उसको कम से कम काम करना चाहिए। उदारवाद राज्य से अपेक्षा करता है कि नहीं, राज्य को थोड़े अधिक कार्य करने चाहिए। व्यक्तिवाद के समान ही उदारवाद भी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है, लेकिन अंतर है तो सिर्फ इतना, व्यक्तिवाद राज्य से कम कार्य करने की बात करता है, उदारवाद राज्य से कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की बात करता है। उदारवाद की मान्यता है कि यदि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए कार्य करे तो उसको करना चाहिए। यानी कहने की बात है कि व्यक्ति का कल्याण वो कर सकता है। तो इस तरह से उदारवाद व्यक्तिवाद जैसा ही दृष्टिकोण रखता है, लेकिन राज्य के कार्यक्षेत्र को थोड़ा आगे बढ़ाता है। और जहाँ तक महत्व देने की बात है तो डेफिनेटली उदारवाद भी किसको महत्व देता है? व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति के लिए राज्य बना है, राज्य के लिए व्यक्ति नहीं बना है। इसी तरह से जो फोर्थ विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा, उसको अपन कहते हैं अराजकतावाद। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य नहीं हो। राज्य नहीं होगा तो व्यवस्था कैसी होगी? अराजकता, यानी कोई सिस्टम नहीं होगा। और इस व्यवस्था में शक्ति के आधार पर अपन कहेंगे कि व्यक्ति को ही राज्य मान लिया गया है। राज्य स्वयं अपने आप से ही शासित होगा, उस पर किसी का नियंत्रण स्थापित नहीं होगा। और ये व्यवस्था कहती है कि ये जो समाज होगा वो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज होगा, क्योंकि राज्य होता है तभी वर्ग डेवलप होते हैं, तभी भेदभाव होते हैं, तभी शोषण होता है और व्यक्ति से डरता है। इसलिए अराजकतावादियों की सोच है कि एक बार व्यवस्था खराब होगी, सिस्टम गड़बड़ाएगा, लेकिन शनय शनय स्थितियाँ ठीक होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज जो होगा वो अधिकतम सुंदरतम व्यवस्था होगी। कहने की बात यह है कि अराजकतावाद राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की बात करता है और राज्य को व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के कल्याण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा समझता है। अब अपन बात कर रहे हैं प्रजातांत्रिक समाजवाद। प्रजातांत्रिक समाजवाद दो शब्दों से बना है, प्रजातंत्र और समाजवाद। 18वीं में कुछ प्रजातांत्रिक व्यवस्था डेवलप होने लगी। 19वीं और 20वीं सदी में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था सबसे पॉपुलर सिस्टम के पूरे विश्व में छाने लगा। और 19वीं 20वीं सदी में ही कार्ल मार्क्स के प्रभाव से प्रभावित होकर के साम्यवादी विचारधारा भी विकास को प्राप्त करने लगी, या ये कहें कि लोकप्रिय होने लगी। किंतु साम्यवादी विचारधारा रक्त रंजित थी, उसमें खून खराबा था, उसमें हिंसा थी, उसमें वर्त व्यवस्थाओं को पूरी तरह से उलट पुलट करने की बातें थी। तो हर किसी देश में ये संभव नहीं थी, या फिर आम इंसान के लिए इस व्यवस्था को अपनाना इतना आसान नहीं था। इसलिए उसका अपन कह सकते हैं कि एक सुधरा हुआ रूप, या ये कहें कि साम्यवाद से प्रभावित होते हुए भी उसका जो क्रांति वाला रूप है उसको हटा दिया जाए, और जो मूल भाव है साम्यवाद का, कौन सा है भाव? कि समाज में समानता आनी चाहिए। साम्यवाद का नारा क्या था? समानता समानता समानता। और किस तरह की समानता? जो पूंजीपति यानी जो धनिक और जो निम्न वर्ग है, पूंजीपति और श्रमिक, गरीब और अमीर, उच्च और निम्न वर्ग के बीच में भेदभाव समाप्त होना चाहिए, ये विचारधारा कहती है। तो इसी तरह के विचारों के आधार पर समाजवादी विचारधारा के रूप में साम्यवाद ने जगह बनाना शुरू कर दिया, और चीन, रूस के साथ अनेक देशों में साम्यवाद अस्तित्व में
आने लगा। और इन दोनों ही विचारधाराओं का जो सम्मेलन है वो है प्रजातांत्रिक समाजवाद, जो कि हमारे जैसे देश, जो भारत जैसे देश हैं, उन्होंने इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच का रास्ता अपनाया, जो एक नई विचारधारा के रूप में अस्तित्व में आई, उसको अपन कहते हैं प्रजातांत्रिक समाजवाद। यानी प्रजातंत्रात्मक मूल्य भी हो जिसमें, और साम्यवादी विचारधारा भी। प्रजातंत्रात्मक मूल्यों से क्या मतलब है? वोट का अधिकार हो सभी के पास, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता हो, क्योंकि प्रजातंत्र में महत्व किस चीज़ का है? स्वतंत्रता का। समाजवाद में महत्व किस चीज़ का है? समानता का। और समानता और स्वतंत्रता दोनों को महत्व देने वाली विचारधारा है प्रजातांत्रिक समाजवाद, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समानतावादी, साम्यवादी, समाजवादी तत्वों को अपनाया जाने लगा। तो अब गांधी जी के दृष्टिकोण को बताने से पहले इन सब विचारधाराओं के बारे में जो मैंने स्पष्ट किया है, उसके पीछे कारण यही है ताकि हम गांधी जी के विचार को अच्छे से समझ सकें। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है गांधी जी के राज्य संबंधी विचार। गांधी जी राज्य के बारे में, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, किस तरह के विचार रखते हैं? अराजकतावादी। उनका भी यही मंतव्य था। वो भी ऐसा समझते थे कि राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य हिंसा का प्रतीक है, राज्य व्यक्ति के विकास में बाधक है। इसलिए समाज, श्रेष्ठ समाज तो वही है जो राज्य के बिना हो, जिसमें राज्य नहीं हो। और इसलिए उन्होंने राज्य की अनेक बुराइयां की। मुख्यतः 4 बुराइयों का पॉइंट बनाकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। पहले नंबर पर हम बता रहे हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं राज्य के बारे में, कि राज्य संगठित हिंसा का प्रतीक है। राज्य संगठित हिंसा का प्रतीक है, मतलब राज्य के पास जो शक्ति होती है वो सदैव दमनकारी ही होती है, और वह व्यक्ति की अंतरात्मा का हनन करती है। और हिंसा द्वारा व्यक्ति के जो नैतिक मूल्य हैं, जो विश्वास है, जो आस्थाएं हैं, उनका दमन होता है। इसलिए राज्य किसका प्रतीक है? राज्य हिंसा का प्रतीक। इसलिए राज्य अच्छा नहीं है। दूसरे नंबर पर लोक कल्याण का माध्यम नहीं। जस्ट पहले वाले पॉइंट कोई और एक्सप्लेन अपन कह सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं गांधी जी। गांधी जी कहना चाहते हैं कि राज्य लोक कल्याण नहीं करता। राज्य व्यक्ति की आत्मा पर भौतिक नियंत्रण स्थापित कर देता है, और रियली में उसका कल्याण किस तरह से हो सकता है, व्यक्ति का कल्याण किस तरह से हो सकता है, उस पर उसका दृष्टिपात ही नहीं जाता, उस पर उसकी नज़र ही नहीं जाती। हम कह सकते हैं कि राज्य की जो संप्रभु शक्ति है, वह व्यक्ति के विकास के खिलाफ है, व्यक्ति के विकास के विरुद्ध है, क्योंकि सदैव जो ये संप्रभु शक्ति है वो व्यक्ति के आत्मा पर बंधन स्थापित करती है। और जब तक व्यक्ति के अंतरात्मा पर, या ये कहें कि जब तक व्यक्ति अपने आप का आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जो राज्य है वो लोक कल्याण का माध्यम नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी नियति का निर्धारक नहीं होगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य की जो सत्ता है वो व्यक्ति के ऊपर वैसे है जैसे उसके ऊपर पाप थोप दिया गया। राज्य की सत्ता को पाप की संज्ञा देते हैं, व्यक्ति द्वारा राज्य के प्रति समर्पण को वो पाप की संज्ञा देते हैं। तो कह सकते हैं कि गांधी जी भी अराजकतावादियों की तरह ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं द्वारा नियंत्रित हो। अब बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट है, पश्चिमी लोकतांत्रिक पद्धति तानाशाही का प्रतीक। जब बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की, तो उसमें क्या कहा जाता है कि यह तो प्रजा द्वारा प्रजा के लिए शासन है। राज्य दमनकारी नहीं होता, राज्य हिंसा का प्रयोग नहीं करता,
और राज्य किस तरह से बनता है, राज्य के की सरकारें किस तरह से बनती हैं, व्यक्ति द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो ये राज्य दमनकारी नहीं हो सकता। पर गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी पश्चिमी लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनकी भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि उन पश्चिमी जो लोकतंत्र है, आधुनिक जो लोकतंत्र है, उनका स्वरूप भी उतना ही हानिकारक है जितना कि किसी तानाशाही व्यवस्था का। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी मान्यता थी कि ये प्रतिनिधि संस्थाएं, हम नाम मात्र के लिए कहते हैं कि जनता का नियंत्रण इन पर होता है, पर सच ये नहीं है। निर्वाचन के बाद में जनता का इन पर नियंत्रण नहीं, इनका जनता पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये जनता के भाग्य विधाता बन जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जनता का सामान्य कल्याण करने वाली व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि प्रतिनिधि जो पश्चिमी लोकतांत्रिक जो पद्धति है उसका भी महात्मा गांधी जी विरोध करते हैं। उनकी मान्यता थी कि जो संसद हैं, जो विधानसभाएं हैं, जो राजनीतिक दल हैं, ये सब वैचारिक पूर्वाग्रहों से आदेशित होकर के कार्य करते हैं। और इस तरह से जहाँ पर इस तरह के वैचारिक पूर्वाग्रह से शासित व्यवस्थाएं अगर होती हैं तो वो जनमत का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकती, वो जनता का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकती। इसलिए उनका यही मंतव्य था, यही सोच थी, गांधी जी की यही सोच थी कि ये लोकतांत्रिक पद्धति भी राज्य संबंधी उनके दृष्टिकोण में बदलाव नहीं ला सकती। और इसी तरह से लास्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है, राज्य एक अनावश्यक बुराई। जिस तरह से व्यक्तिवाद के लिए मैंने कहा कि राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई। बुराई तो है, अच्छा नहीं है, लेकिन आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी कार्य उसको करने होंगे। अराजकतावादी कहते हैं राज्य अनावश्यक बुराई, यानी आवश्यक भी नहीं है और बुराई भी है। आवश्यकता ही नहीं है। समाज वही अच्छा है जो राज्य विहीन और वर्ग विहीन हो, राज्य नामक सत्ता का अस्तित्व ही जहाँ पर नहीं हो। गांधी जी अराजकतावादियों जैसी ही सोच रखते हैं, इसलिए वो राज्य के बारे में क्या कह रहे हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। तो इस तरह से जो विचार मैंने व्यक्त किए उनसे स्पष्ट होता है कि गांधी जी राज्य के बारे में पॉजिटिव नहीं है, या ये कहें कि गांधी जी राज्य को व्यक्ति की अंतरात्मा पर इस तरह का नियंत्रण स्थापित करने वाली संस्था के रूप में बताते हैं जो कभी भी जनता का कल्याण कर ही नहीं सकती। अब सोचने की बात है कि गांधी जी क्या चाहते हैं? क्या राज्य नहीं होना चाहिए? अगर नहीं हो तो कैसे चलेगा? इस बात को गांधी जी समझते थे, इसलिए उनको आदर्शवादी भी कहते हैं तो व्यवहारिक भी कहते हैं। संयुक्त रूप से हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक आदर्शवादी थे। वो इस बात को जानते थे कि जिस तरह की राज्य के बारे में उनके दृष्टिकोण है, जो विचार है, वो असाध्य है, वो संभव नहीं है। पृथ्वी पर वैसा राज्य स्थापित हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर ऐसा समाज स्थापित हो ही नहीं सकता जहाँ राज्य नामक शक्ति का अस्तित्व न हो। इसलिए राज्य के बारे में उनके दृष्टिकोणों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपके सामने है आदर्श व्यवस्था, राज्य विहीन समाज। यानी गांधी जी क्या कहते हैं? आदर्श व्यवस्था तो वही है जहां पर राज्य न हो, राज्य का अस्तित्व जहां पर नहीं हो। उस व्यवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया? आदर्श व्यवस्था। ऐसा समाज जहां राज्य नामक जो शक्ति है उसका अस्तित्व नहीं हो। अब सोचने की बात है कि इस आदर्श व्यवस्था में वो क्या क्या चाहते हैं और कैसा समाज चाहते हैं, और ये राज्यविहीन समाज होगा वो कैसा होगा। जो पहला पॉइंट आपके सामने है, जैसा कि मैंने अब तक एक्सप्लेन किया है कि राज्य के बारे में जो दृष्टिकोण है वो क्या स्पष्ट करता है। सबसे बड़ी बात गांधी जी क्या कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है
और व्यक्ति के अंतरात्मा पर किसी भी संस्था द्वारा, भले ही वो राज्य हो, उसका अगर नियंत्रण स्थापित होता है तो व्यक्ति के महत्व कितना कम हो जाता है, व्यक्ति महत्वहीन हो जाता है, व्यक्ति के सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। इसलिए पहली बात यही है जो पॉइंट में जो मैंने लिखा है कि व्यक्ति के अंतरात्मा पर बाहरी नियंत्रण का भाव। क्यों चाहते थे राज्य विहीन समाज? क्योंकि व्यक्ति के अंतरात्मा पर वो बाहर का किसी भी तरह का नियंत्रण स्थापित करना नहीं चाहते। अंतरात्मा पर वो पूर्णतः अगर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे तो स्वयं उस व्यक्ति का, इसको उन्होंने नाम दिया प्रबुद्ध अराजकता। ऐसी अराजकता जो प्रबुद्ध है, यानी कहीं किसी भी तरह की अव्यवस्था जिसमें हो ही नहीं सकती क्योंकि वो प्रबुद्ध है। तो व्यक्ति के अंतरात्मा पर बाहरी नियंत्रण का पूर्णतः अभाव की वो बात करते हैं। और दूसरी बात, आत्मनिर्भर स्वशासी समाज की स्थापना। कैसा समाज चाहते हैं इस व्यवस्था में? ऐसा समाज जो आत्मनिर्भर है, किंतु व्यक्ति पर किसका नियंत्रण है? स्वयं व्यक्ति का। क्या लिखा हुआ है? स्वशासी समाज, यानी ऐसा समाज जिसमें व्यक्तियों पर किसी भी तरह का बाहरी बंधन नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति होगा जो आत्मनिर्भर होगा, स्वशासी होगा और किसी का भी उस पर नियंत्रण नहीं होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति होगा वो न सिर्फ अपना कल्याण करेगा जबकि समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा। यह जो व्यक्ति होगा वो अन्यों के लिए भी बाधक नहीं होगा। तो इस तरह से गांधी जी आत्मनिर्भर स्वशासी समाज की स्थापना की बात करते हैं। और ये जो आदर्श व्यवस्था होगी, जैसे मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा है, ऐसी आदर्श व्यवस्था जो कैसी होगी? राज्य विहीन समाज। तो इसको मैंने 4th में पॉइंट बनाया है कि ये राज्य विहीन वर्गविहीन समाज होगा। ये ऐसा समाज होगा जिसमें न राज्य होगा न वर्ग। क्या मीनिंग है? पूर्णतः समानता स्थापित होगी। व्यक्ति के मध्य वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होंगे और राज्य नामक नियंत्रण उन पर नहीं होगा। समाज में सभी लोग पूर्णतः समान होंगे और ये जो समाज होगा वो बहुत ही सुंदर समाज होगा। इसी तरह से 4th जो अगला पॉइंट है, स्वशासित व्यक्ति अन्यों के लिए बाधक नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। अगर ऐसा समाज होगा जिसमें व्यक्ति का स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण होगा, वो किसी से नियंत्रित नहीं होगा, तो स्वाभाविक है इस बात का भय रहेगा कि व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है, व्यक्ति के मार्ग में बाधक हो सकता है और ये व्यवस्था पल भर में छिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन गांधी जी एक ऐसे आत्म अनुशासित समाज की बात करते हैं जिसमें व्यक्ति के लिए बाधक नहीं होगा। वो स्वशासित तो होगा लेकिन किसी और पर शासन नहीं करेगा, किसी और के शासन के अधीन नहीं होगा तो वह किसी और पर शासन भी नहीं करेगा। यानी कहने की बात यह है कि हर व्यक्ति अपने आप में शासक भी होगा और अपने आप में शासित भी होगा और एक दूसरे के प्रति किसी तरह की द्वेष, घृणा, ईर्ष्या की जो मानवीय भावनाएं हैं उससे पूर्णतः रहित होगा। लास्ट जो पॉइंट है, गांधी जी का राम राज्य। ये जो आदर्श व्यवस्था है जिसको हम किस नाम से जाते हैं, यही आदर्श व्यवस्था गांधी जी का राम राज्य है। गांधी जी के सपनों का जो राज्य है वो यही आदर्श व्यवस्था है जिसमें वो कल्पना करते हैं कि समाज में बहुत प्रेम होगा, भाईचारा होगा, भ्रातृत्व होगा, नैतिकता से ओतप्रोत होगा ये समाज। और ये इस समाज में धर्म से यहाँ अभिप्राय किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी वर्ग, किसी भेदभाव पर आधारित व्यवस्था की बात नहीं है। यहाँ मतलब है ऐसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित होगा ये समाज। कौन से शाश्वत मूल्य? अहिंसा, प्रेम, दया, भ्रातृत्व, सहनशीलता, सहिष्णुता, प्रेम, इन सब से शासित होगा। सत्य और अहिंसा इसके मूल मंत्र होंगे। तो इस तरह से गांधी जी का जो
राजनीतिक व्यवस्था, गांधी जी की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसका जो पहला राज्य का प्रकार है वो है गांधी जी का आदर्श राज्य, या ये कहें कि आदर्श व्यवस्था, यानी राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज। यहाँ मैंने साथ में एक पिक्चर दे रखी है और उसमें गांधी जी के राज्य से संबंधित ही गांधी जी का ये दृष्टिकोण स्पष्ट हो रहा है। क्या कह रहे हैं गांधी जी? राम राज्य से उनका क्या अभिप्राय है? राम राज्य से उनका अभिप्राय है कि हिंदू से मतलब उनका नहीं है। इसका मतलब ये नहीं लगाया जाए कि राम शब्द का अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अभिप्राय हिंदू राज्य की स्थापना की बात है। वो राम और रहीम को एक समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो उनका सिस्टम होगा, जो राज्य होगा, उसमें जो सिटीज़न होंगे उनके साथ किसी भी तरह का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सब समान माने जाएंगे। तो राज्य संबंधी गांधी जी के जो विचार हैं उसका पहला भाग खत्म होगा। नेक्स्ट भाग में हम गांधी जी के जो राज्य संबंधी विचार हैं उनका दूसरा और तीसरा जो भाग है वो देखेंगे। थैंक यू।